जय हिंद जय बिहार। देखिए आज पढ़ा रहे हैं पंडित बिरजू महाराज। ये देश के वो चमकते हुए हीरे हैं जो कहीं फेंके हुए नियम से चल करके बहुत बड़ा आगे दुनिया बसाए हैं। पंडित बिरजू महाराज के जब ज़िंदगी हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम आया, ये बाधा आया जिसके कारण हम पढ़ नहीं पाए। तो जहाँ तक ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है और बिरजू महाराज का भी जीवन पढ़ रहे हैं, इन सब परिस्थितियों से पता चलता है कि केवल लोग दूसरों पर दोषारोपण करना सीखे हैं, उंगलियां उठाना सीखे हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि जितने तरफ हम उंगलियां उठा रहे हैं ये 3 उंगलियां मेरे तरफ है, एक ही उंगलियां आपके तरफ है। तो ध्यान से देखिए और इससे प्रेरणा लीजिए, आप इसे सीखिए कि आप कैसे अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। या तन्नू जी ज़रा सावधान रहें। लिखे हैं जित जित मैं निरखत हूँ। देखिए सवाल, जित जित मैं निरखत हूँ, मतलब वो अपने आप को दिखवाते थे। किससे? अपनी अम्मा से, क्योंकि अपनी अम्मा को सबसे बड़ा वो गुरु मानते थे। जित जित मैं निरखत हूँ, मतलब उनका नृत्य या जो भी उनकी कलाएं थी वो अपने में आप में महसूस करते थे कि हम अच्छा कर रहे हैं या खराब, या वो अपनी अम्मा से पूछते थे। स्टेज पर तो सीधा जाके शो करते थे। क्या लिखा है? आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यवाची बन गए हैं। कथक कला में निपुण हमारे पंडित बिरजू महाराज थे। आज कौनो जाके शादी ब्याह में मार के कमर हिला देता है ना, वो डांस नहीं है। कथक नृत्य बहुत विदेशियों को आता ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के लिए कला प्रेमी ही उस दर्द को समझ पाते हैं और उस डांस को समझ पाते हैं। ज़रा कभी कभी लोग का हरकत होता है, ज़रा घुमाइएगा तब पता चल जाएगा कि केकर माए पढ़ने के लिए भेजी है। कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पना से सृजनात्मक के संयोग से यह संभव हो सका है। आप किसी चीज़ के लिए जब तक साधना नहीं करिएगा तब तक आप नहीं कुछ कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए साधना करना होता है। एक चीज़ बता दो जानकारी के लिए कि आपका विश्व चैंपियन ब्रूस ली 18 से लेकर के 22 घंटे तक का अभ्यास करता था। ये उसकी वाइफ का कथन है और दुनिया का चैंपियन बना। और कल इसमें से एक लड़की कह रही थी कि कल हम पढ़ाए हैं उसको समझ में नहीं आया है। 2 ही कारण, या तो उसे समझ में नहीं आया, या तो हम समझा नहीं पाए, या तो घर जाके वो स्टडी नहीं किया। तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। तो कहीं हो सकता है हम में ही कमी हो। तो आप जितना साधना करेंगे, जितना एकांतवास जाके आप पढ़ाई करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा गुरु और अच्छा शिष्य नहीं होता, अच्छा पढ़ने वाले होते हैं। डॉक्टर अच्छा नहीं होता है, मरीज अच्छा होता है कि वो समय से दवा खाया और समय से ठीक हो गया, उस डॉक्टर का नाम हो गया। पढ़ाने वाले की क्या औकात है? अगर पढ़ाने वाले अच्छे होते तो स्वयं को डॉक्टर IAS IPS क्यों नहीं बन गए थे? तो बस मेरी एक सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए आपको उस लंबा सा सफ़र तय करना है, ठीक है? और एक छोटे से प्लेटफॉर्म से लेकर के एक लंबा सा सफ़र तय करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं, आप तो पूरा साधन हैं। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध और काव्य दिया। कथक को व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध का काव्य दिया। एक तरह से नृत्य कला में वो इतने निपुण हो गए कि जो कला जितने भी थे उससे बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया। लोग यहाँ तो क्या विदेशी भी कहा सुभान अल्लाह। वे कथक के ललायत कवि थे। परंपरा इनका कहना यह है कि जो भी विद्यार्थी हो, सीखने वाले स्टूडेंट हो, कोच से सीखते हुए कहीं भी, अगर वो दिल लगा के सीखेंगे तो निश्चित ही अपने गुरु से 1000 गुना आगे निकल जाएंगे। आइंस्टाइन को पढ़ाने वाला कभी सोचा नहीं हुआ कि वैज्ञानिक बनेगा। अब्दुल कलाम को पढ़ाने वाला कभी सोचा नहीं हुआ कि वैज्ञानिक बनेगा, लेकिन कल्पनाशील अपने विचारों से आगे बढ़ गए। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया है। आप जानते हैं कि डॉक्टर के घर में डॉक्टर पैदा लेता है, क्योंकि बचपन से उस कला में निपुण होते आता है धीरे धीरे। तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज। उनके मतलब पूरे पूर्वज ही कला प्रेमी थे। और वंशज की बात करें तो देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। कलाकार मानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य, मतलब 7 पीढ़ी जो बीता उसका एकदम बिल्कुल निपुणता। जैसे
राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं राम। तो राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं राम। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, राजा हरिश्चंद्र ने ईश्वर को स्वयं दान दिया, यहाँ तक कि अपने शरीर को बेच दिए। उनकी पत्नी और जो अर्धांगिनी कहलाने वाली वो भी एक डोम के घर जाके बिक गई, या जो भी हुआ जिस घर में बिक गई नौकरानी के रूप में। ऐसा सितम ढाने वाले राजा राम एक दिन स्वयं को भी वनवास भेज दिए पिता के बात को पूरा करने के लिए। आज रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत में जमीन से आसमान का फर्क मिलता है। हरिश्चंद्र के वंशज ने सब कुछ भाई भाई के लिए त्याग दिया कि भाई मेरा सब कुछ है, और उसी धरती के लिए भाई ने भाई का गर्दन काट दिया महाभारत में। तो इस तरह से जिसके अंदर जिज्ञासा होगा, अंतरात्मा से कुछ सीखने की अनुभूति होगी। तो अब हम बताएंगे कि क्या जो महाभारत करवाए वो राम के वंशज थे? नहीं, वो राम के वंशज थे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कहीं सोच भी नहीं है पानी आने जाने का। तो आप जिस तरह के गुण हासिल करते हैं वही तरह के ज्ञान आपके अंदर आता है, और वो ज्ञान में कैसे आप हासिल करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। वो कैसे निर्भर करता है? आपके पैसा कमाने का जो गार्जियन का जरिया है वो कैसा है। पूत सपूत तक का धन संचय, पूत कपूत तक का धन संचय। जिसका अगर पूत बढ़िया निकल गया, बेटा बेटी अच्छा निकल गया, तो उसके लिए धन कमाने का जरूरत नहीं, उसका सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। और अगर कपूत निकल गया तो उसके लिए क्या धन जमा करोगे, एक दिन सब बर्बाद कर देगा। इसलिए अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार आपके जीवन का सबसे अमूल्य पूंजी है। बात कभी मत भूलिएगा। जैसा खाना, जैसा वाणी, जैसा पानी वैसा वाणी, और जैसा भोजन रहेगा वैसी ही आवाज़ निकलेगा, वैसा ही कर्म करिएगा आप। अभी इस बात को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन एक दिन समय आएगा तो सब पता चल जाएगा। आप देखते हैं हजारों हजार में एक शैतान का बाल बच्चा थोड़ा दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर वही कोटा पहन के रंगबाज बन जाता है। सौम्य, देखिए पंडित बिरजू महाराज का कैसा मुख था, उनके सौंदर्य के बारे में बताया जा रहा है। सौम्य, एकदम सख्त स्वभाव के, हंसमुख, चिंता नहीं मुख पर, मिलनसार व्यक्ति और सहज निष्कपट, लगभग बच्चे का भोलापन लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी पहचान महान प्रतिभा का अंदाज लगाना कठिन था। एकदम वो सिंपल व्यक्ति थे। उनकी महान प्रतिभा लोग देख के नहीं कह सकते थे कि इतने प्रतिभावान हैं, इतने नृत्य कला के निपुण हैं, कथक के निपुण हैं। तो जो जिस विद्या में माहिर होता है उस पर एक प्रतिबंध भी होता है प्रदर्शन का। लखनऊ घराने के वंशज जो ये तो हो गया, किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना। जो भी इस कला में निपुण होते हैं वो अपनी दुनिया में खो जाते हैं, इन बाहरी दुनिया से उनका कोई मतलब नहीं होता है। उंगलियों का निरंतर गिनती करते रहना, सारे ग म प ध द निशा, मतलब उस पर अपना नृत्य करते रहते थे, दुनिया में खोए रहते थे। किंतु बात करते करते न जाने उंगलियों पर खो जाना भाव बेचैन वाला होता था। अचानक कुछ कौंधता सा था उनकी आंखों, और फिर वही फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मंझोले कद का, चेचक के हल्के दाग और बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम ही हो जाता था सटीक। तो उनके ये रूपरेखा बताया कि मंझोले कद के थे, मुंह में दाग थे। लेकिन लोग रियल में प्रेम कला से करता है या कलाकार से? लोग जो होते हैं वो कलाकार के कला से प्रेम करते हैं, लेकिन कलाकार लोगों से प्रेम करता है। यही उसकी एक अद्भुत कहानी है। तुम भले उसे नफरत करो, ईंटें मार दो, चप्पल मार दो, पत्थर मार दो, लेकिन उसका प्यार ही तेरे लिए वो सर झुका ही देता है। मार लो जितना मारना है। तो कलाकार, कला प्रेमी जो होते हैं वो कला का प्रदर्शन करते हैं और कला से पहचाने जाते हैं। और एक कलाकार के ज़िंदगी में सबके लिए प्रेम होता है, भले कलाकार के लिए किसी के जीवन में प्रेम हो या ना हो। गजब का लोच, फुर्ती और हल्कापन, कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो चुका हो। यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग शिष्या, मशहूर नृत्रांगना और रंगकर्म की पवित्र नटरंग की संपादिका रश्मि वाजपेयी की महाराज से बातचीत किंचित संपादिका रूप में, और ये इनके शिष्य रश्मि वाजपेयी, दोनों का इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू समझते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, बातचीत, अपने बातचीत शेयर कर रही हैं। उनके शिष्या की ऐसी जानने की अभिलाषा हुई
कि आप इतने बड़े कला में निपुण हुए, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। उन अभी जो ये एक बातचीत का अभी तो बताया जा रहा है कि बिरजू महाराज किस तरह के कलाकार थे, अब दोनों के बीच बातचीत होगा और उस बातचीत के दरमियान क्या होगा अब हम लोग देखेंगे। पत्रिका नर्सद संपादक रश्मि वाजपेयी की महाराज से बातचीत, रश्मि वाजपेयी आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसका एक ट्रेलर आपको दिखाया जाएगा। आत्मकथा में झलक उठता है, पाठ के करोड़ अस्वस्थ अंतः पाठ नहीं, उन्हीं की 2 काव्य के रचनाओं के अंश हैं। अब रश्मि वाजपेयी जी पूछती हैं अपने बारे में कुछ बताइए। रश्मि जी पूछती हैं बिरजू महाराज से, जो महान उनकी शिष्या रही हैं। अब बिरजू महाराज कहते अपने बारे में कुछ बताइए। बिरजू महाराज बता रहे हैं, मेरा जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल 1938 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे हुआ था। उन्होंने बताया कि उनका जो जन्म था उस समय भी देखिए वो कितने मतलब अच्छे थे, उनका परिवार फैमिली में कितना शिक्षा था, ज्ञान था। जफरीन अस्पताल 1938 में 4 फरवरी शुक्रवार को सुबह 8 बजे हुआ था। कितने बजे उनका जन्म हुआ था? सुबह 8 बजे। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती विराजमान हुई। किस दिन जन्म हुआ था? शारदा सिन्हा का भी जन्म बसंत पंचमी में हुआ था शायद, नहीं छठ पूजा में। किसी और कोई सिंगर या ऐसा है जिसका जन्म सरस्वती पूजा में हुआ था? लता मंगेशकर तो छठ में डेथ किए थे। शारदा सिन्हा और लता मंगेशकर का शायद सरस्वती पूजा में हुआ था। गड़बड़ी के बीच था। हाँ, वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था इनका जन्म। घर में आखिरी संतान थे, 3 भाई 3 बहनों के बाद सबसे छोटा बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी। 3 बहन के बाद ये चौथा थे। तो हम दो हमारे 2 के नारा तो बिरजू महाराज का पता ही नहीं रहता। विदेश वाले बिरजू महाराज को जनवे नहीं करते। जो भी हुआ अच्छा हुआ। बड़ी बहन लगभग 15 साल बड़ी थी। उस समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए थे। मैं 1.5-2 साल का था। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग लिया करते थे। राजा जो है वो कलाकारों को डिमांड करते थे कि मेरे महल में नृत्यांगना नृत्य करेंगे, ऐसा कुछ डिमांड रहता था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के आप देखे भी होंगे फिल्मों में। पटियाला भी गए थे। पहले रायगढ़ के 2-2.5 साल रहे, वो रायगढ़ में भी रहे हैं। हलकारे आ गए तो जाना ही, मतलब जब बुलावा आ जाता था तो उन्हें जाना ही पड़ता था, जो भी वक्त हो। 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। जब उनका 6 साल उम्र था उस समय वो नवाब साहब को उनका नृत्य पसंद आ गया। वहाँ से फिर निर्मला जी के स्कूल। 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। मैं नाचता था, जाकर पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था। आप देखेंगे वो जो प्रेयर में भी जो होता है ना, या खेल में भी जो होता है, वो पैर को पीछे करके ही बैठा जाता है, ऐसा उसका रूल है, नियम है। बैठता था चूड़ीदार पैजामा साफा अचकन पहनकर। अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान। उनकी माँ जो राज दरबार में उनको बुला लिया जाता था नाचने के लिए 6 साल की उम्र में, उनकी माँ बड़ी परेशान रहती थी कि इसके जीवन का क्या होगा। उन्होंने हमारे तनख्वाह भी बांध दिए थे। किसने? राजा ने। बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए हैं, अब नौकरी छूट जाए। सब लोग नौकरी रहने के लिए प्रसाद चढ़ाते थे हनुमान जी को, लेकिन मेरे महाराज जो है पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी को इसलिए प्रसाद चढ़ाते थे कि मेरी नौकरी छूट जाए। 22 साल गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए। नवाब साहब बहुत नाराज कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रहोगे। तो नवाब साहब का फरियाद आ गया कि अगर लड़का नहीं नाचेगा तो तुम भी नहीं नाचोगे। लगभग 22 साल हम भी किए और गुलामी से मुक्त हो गए। अब मैंने भी मांगा था, पर हनुमान जी से नहीं, हनुमान के प्रथम अवतार शिव जी से।
जिस दिन मेरे को नहीं जाना था, मेरा अंतिम दिन आया। जैसे ही मंदिर के पास मैं खड़ा था, जैसे ही आँख खोला, मंदिर में कोई नहीं था। अचानक देखे कि साधु जी मंदिर से बाहर आए, एक लड्डू लिए हुए, और लड्डू मैं लिया हाथ से, और उस दिन सबको बांट के खिलाता था, लेकिन अफसोस उस दिन तुरंत मुंह में डाल लिए और गए, और वही मेरा अंतिम दिन हो गया। वहाँ से फिर निर्मला जी के स्कूल में, यहाँ दिल्ली से हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक चले गए। अब जहाँ राजा के दरबार से वो कहाँ चले गए? हाँ, हिंदुस्तानी दिल्ली में चले आए, दिल्ली डांस म्यूजिक में। हाँ, आएगा ये सब सवाल कि वो निर्मला राज दरबार में नाचते नाचते उसके बाद वो कहाँ चले गए थे? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली में चले गए थे। वो किसका था? निर्मला जी का था, जोशी जी का था। निर्मला जोशी जी को ही कहते हैं। यहाँ 2-3 साल काम करते रहे। ये शायद 43 साल की रही होंगी। उस उम्र में भी जुबली टाकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया था। बिरजू महाराज का मतलब 7-8 साल की उम्र में दिल्ली टॉकीज के कॉन्फ्रेंस में उनका नाच रखा गया था, दिल्ली टॉकीज में। ज़रा सोचिए, यह हाल अभी भी है। इनमें मैं कलाकार के नाते आमंत्रित था, खास करके इनको बुलावा गया था। किनको? बिरजू महाराज को। उस उम्र में न जाने क्या नाच रहा होऊंगा। तबला बाबूजी ने बजाया, अक्सर वे बजा देते थे, पर उन्होंने मेरी आदत डाल दी थी। अक्सर जहां वे खुद नाचते, पहले मुझे नचाते थे और खूब जोरों से जमकर नाचता था। यूँ मुझे याद तो था नहीं, पर वे जो बोल देते थे तो टुकड़े टुकड़े मेजरमेंट में फट याद हो जाता था थैया था थी। तो ये सब का अपना बात था, वो याद कर लेते थे। और याद करके कैसे, अब पहले लोग जो पढ़ाई होता था, अभी तो किताब कॉपी लेके पढ़ते हैं, लेकिन पहले गुरुजन जो पढ़ाते थे ऐसे ही आपको रटवा देते थे और उसी से पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता था। जो बोल देते हुए टुकड़ों में मेजरमेंट में फट से याद कर लेता था। जैसे दिल दिग थेई था थेई मैं अंदाज कर लेता। यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू से अच्छा रहा। खूब नाचा। उसी समय यहाँ कपिला जी, लीला कृपलानी आदि हिंदुस्तान डांस म्यूजिक में थे। बाबूजी के साथ मैं रोज आता था। कहाँ आता था भाई? लीला कृपलानी आदि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक एकेडमी में वो आते थे। हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद आ जाती थी। तांगे में मुझे हैट पहनने का बहुत शौक था। एक बार हैट पहने तांगे में लेटा था। पार्टीशन के बाद, मतलब जो बंटवारा हुआ था देश का ना, पार्टीशन के कारण चेकिंग भी चल रही थी। हैट गिर गया तो उन्हें गुस्सा आया। आते हैं स्कूल और सो जाते हैं। फिर उठाया। झंडे वालान के पास उस समय यूँ भी डर लगता था। पहाड़ी से रात में बाबूजी के साथ मैं छड़ी लेकर देखकर पुलिस वाले ने टोका भी, क्योंकि उन दिनों यह सब नहीं रखते थे। खैर, उन दिनों ऐसी ही दिन बीतते गए। धीरे धीरे दिन बीतता गया। लेकिन कपिला जी, लीला जी को जो हायर ट्रेनिंग देती थी वह मैं याद कर लेता था। कपिला जी, लीला जी को जो सिखाती थी वो उनको सब याद हो जाता था देखते देखते। और अगले दिन बाबूजी से कहूँ कि मुझे याद हो गया तो मानते ही नहीं थे। फिर मैं अम्मा जी से कहूँ सुन लो और मस्का लगाए तो सुनते थे। तो ऐसे परन किड़ तक धुन धुन नातिन ता धातिन ता, इसका तबला का वादन होता है। ये पढ़ने उसे का नहीं था कि कम जाए। एक जगह जैसे मैं 28 साल से यहाँ हूँ, तब जहाँ से नौकरी की वहाँ रहे। कुछ दिन लखनऊ आ गए। 2-3 महीने यहाँ 2-3 महीने स्वतंत्रता थी। जब वहाँ से लखनऊ वापस आए तो 2-3 महीने वो आज़ाद थे। रामपुर है तो 3 मेरा भी मन नहीं लगता, और लगता भी ऐसा क्या करूं, बस इसी तरह वक्त बीता। यहाँ दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, काटामारी होने लगा, तब डर के मारे अम्मा मैं लखनऊ चले आए। तालीम इसी किस्म की थी।
कुछ क्लास में देखा, कुछ ताऊ जी को सिखा रहे थे उसे देखा, कुछ लखनऊ में। देखिए इसमें कुछ लिखा है, जैसे जिस धुन पर वो नाचते थे वो लिखा है श्यामा 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 है, श्यामा 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 है, वृक्षन की पतियन में, फूलन की कलियन में, श्याम 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 है, गुणियन के तालन में, गायक के स्वरण में, कवियन के हृदयन में, श्यामा 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 है। यही व्रज श्याम तो सो, अर्ज करें कर जोड़ो, अंत में शरण पाऊँ, श्यामा 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 है। ये कह रहे हैं श्यामा 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 है, वृक्षन की पतियन में ईश्वर यानी हरि तमाम वृक्षों की पत्तियों में मौजूद है, फूलन की कलियन में, फूल है उसके कली कली में श्याम है, श्यामा है आगे, पुण्यन के तालन में, गायक के स्वरण में, गुण वालों के ताल में है, गाने वाले के स्वर में है, कवि के हृदय में है, सभी में श्याम है। यहीं ब्रज श्याम तो सो, ब्रज में नहीं हर जगह ढूंढो, हर जगह श्याम है। अर्ज करे कर जोड़ो, अंत हूँ शरण ताऊँ, वो अर्ज कर रहे हैं उनसे कि हे श्याम मेरे शरण में, मैं तेरे शरण में हूँ, तो मेरे अंदर बस जा। आता हूँ श्याम श्याम। देखिए जो ईश्वर का है वो ईश्वर का ही रहेगा, जो ईश्वर का नहीं है वो कभी नहीं होगा। कुछ लखनऊ में। इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिसमें बाबूजी जाते थे जौनपुर, मैनपुरी, कानपुरी, देहरादूनी, कलकत्ता, बम्बई मिलने वाला था, उसमें शंभू महाराज चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे, पर उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। अरे भाई कलकत्ते में जो नाचे उनको बहुत मज़ा आया, कलकत्ते में जो नाच हुआ बिरजू महाराज को बहुत मज़ा आया, नाचे थे तो उनको चाचा जी या बाबूजी भी, पर फर्स्ट प्राइज मिला किनको? पंडित बिरजू महाराज को। तो पहला फर्स्ट प्राइज कहाँ मिला था बिरजू महाराज को? उस पर फर्स्ट प्राइज मिला तो चाचा कहने लगे देख भैया बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और मैं बहुत खुश हुआ। तो जो प्राइज मिलता है उससे एक कलाकार के मन को ऊर्जा मिलती है। चेन और मेडल वगैरह मुझे मिला। उस समय मैं 8.5 साल का था जिस समय फर्स्ट प्राइज मिला था पंडित बिरजू महाराज को। वो कितने समय के थे? 8 साढ़े 8 साल का। 2 ऑप्शन है, 8 साढ़े ऐसा नहीं, 7 साढ़े 7 साल, 8 साढ़े 8 साल, 9 साढ़े 9 साल, 10 साढ़े 10 साल। तो कितने साल के थे? 8 साढ़े 8 साल का। बाबू चाचा जी खाते थे तो कहें अबे दाल का चिल्ला खाएगा। अब अंडा अगर मुझे पूछे तो नहीं खाता था, पर जब मूंग की दाल कहे तो बड़े मज़े से खा लेता था। तो शंभू महाराज जी शुरू से ही खाने पीने के बहुत शौकीन थे। शंभू महाराज इनके चाचा हैं। लच्छू महाराज शुरू से ही बड़े अप टू डेट रहते थे। जब वे शायद 28-30 साल के थे तब से वे गए कलकत्ते न्यू थिएटर्स कंपनी में। कौन गए थे? लच्छू महाराज जी शुरू से अपडेट रहते थे। जब वे शायद 28-30 साल के थे तब से वे कलकत्ता न्यू थिएटर्स कंपनी में गए थे। तो कब गए थे ये लच्छू महाराज? 28-30 साल में कहाँ गए थे? कलकत्ता थिएटर में गए थे। 40 साल कलकत्ते और बम्बई में मिलकर फिल्म बिताए। हाँ, 9.5 साल का था जब बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक कलाकार का सर से साया उठ गया। उसके पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? 9.5 साल। 9.5 साल का था तब बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। एक कलाकार के जीवन में मानो पहाड़ सा टूट गया। उनके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था। अपने बाबूजी के साथ अंतिम प्रोग्राम वो कब किए थे? मैनपुरी में किए थे। वे 54 साल के थे। लू लग गई थी उन्हें। उनके पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई थी? लू लगने से। 54 साल में मृत्यु हुई थी। यहाँ इनके जगह मैं नाचा था और उन्होंने भाव बनाया था कि उस समय क्योंकि उन्हें बुखार था। देखिए
नाचने के लिए कुछ भाव बता दिए थे बिरजू महाराज को, क्योंकि उनके पापा को बुखार था तो वो नृत्य नहीं करते थे। कमजोरी आज आती गई। बाबूजी की यह आदत थी और मेरी भी आदत है कि अपना दुख और कष्ट ज़्यादा किसी से नहीं कहता हूँ। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठलई हैं लोग सब बाँट न लई हैं कोई। रहीम कहते हैं कि अपने मन के तकलीफ़ों को अपने मन के अंदर ही रखो, क्योंकि सुनने वाला इठला सकता है लेकिन बाँट नहीं सकता है। उन्हें शुगर भी था। वे इक्के पर चौक वगैरह चले गए और सबसे मिल आए। जितने भी अमीनाबाद में थे, बाजार आदि में मिलने वाले, और सबसे ही प्यार करते थे उन्हें, सब लोग उन्हें प्यार करते थे। वह उनके साथ आखिरी प्रोग्राम था। तो आखिरी प्रोग्राम कब था आपको पता चला ना? मुझे तालीम बाबूजी से मिली थी। तालीम मतलब शिक्षा। उन्हें शिक्षा कहाँ से मिली थी? बाबूजी से मिली थी। गंडा भी उन्होंने ही बांधा था। गंडा मतलब होता है पैर में जो घुंघरू बांधता है एक गुरु। ये बहुत दर्दनाक सीन है, शायद इसका बयां कर सकूं। गंडा, नृत्य कला में गंडा बांधना। एक गुरु को ज्ञान, जब गुरु अंतिम ज्ञान देता है तो उसके पैर में गंडा बांधता है या घुंघरू बांधता है। और मार्शल आर्ट में जब गुरु अंतिम ज्ञान देता है तो ब्लैक बेल्ट के किस दुनिया में जाके आपको दे रहा है, वहाँ आपसे वचन लेता है। वचन दो, मैं इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, अपने आने पर आत्मरक्षा करूँगा, लेकिन दूसरों के लिए अपनी प्राण भी दे दूँगा, अफसोस नहीं करूँगा। इन सब चीज़ें। लेकिन आजकल के लोग तो कवायद ही क्या कहेंगे। जब बांधा तो अम्मा से कहा, जब तक तुम्हारा लड़का मुझे नजराना नहीं देगा गंढा नहीं बांधूंगा। उनकी अम्मा से कहे, अब मैं इसका पिता नहीं हूँ, इसके तुम अम्मा और पिता तुम हो, मैं इसका क्या हो गया? गुरु हो गया। इसलिए जब तक तुम नजराना नहीं दोगी, हमें इनाम नहीं दोगी, तब तक हम इसके पैर में गंडा नहीं बांधेंगे। किसने कहा? बिरजू महाराज के पिताजी ने कहा। तो मुझे 500 रुपए के 2 प्रोग्राम मिले थे। किसको मिले थे? बिरजू महाराज को। जब 500 आया तो गंढा बांधा उन्होंने और कहा, इसमें से 1 पैसा नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि ये मेरे बेटे का नहीं है, ये मेरे शिष्य का है। इस भाषा में शागिर्द कहते हैं। इस भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, मतलब डांस के दुनिया में शिष्य को शागिर्द कहते हैं और खेल के दुनिया में कुछ और कहते हैं। शिष्य नहीं कहा जाता है। यह मेरा पैसा है, मैं इसका गुरु हूँ और इसने मुझे नजराना दिया है। तो 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। तो मुझे और जगत कहार एक लड़का है लखनऊ में, दोनों को 7 गंडा बांधा। बाबूजी मैं तो यहाँ कहते हैं बिरजू महाराज के शागिर्द कौन थे? बाबूजी। गुरु थे, शागिर्द गुरु को शागिर्द। हाँ, शिष्य को शागिर्द कहा जाता है। तो वो अपने पिता के शागिर्द थे, अपने पिता के शागिर्द थे। और उस समय मैं इतना छोटा था कि उनका दुख भी ठीक से समझ नहीं सका। उनके मरते ही हम लोगों में के बहुत ख़राब दिन आ गए, शुरू हो गए। उन्होंने तो शंभू महाराज जी का शौक, जो उनके चाचा थे, बहुत शौकीन थे। कर्जा लेकर खाना पीना, गालियां देना, घर भर को उनको 2-3 बच्चों की मृत्यु ही लगभग उन्हें दिन, यह सब दशा पर उतारू बना दिया। पिताजी बहुत दुखी रहते थे। मृत्यु के साथ ही जैसे उनके बच्चे की मृत्यु, जैसे शंभू जी के बच्चे की मृत्यु हो जाती थी तो ऐसा समझते थे कि मतलब बिरजू महाराज की अम्मा ही उन्हें कुछ कर दिया है, ऐसा वो समझते थे। इसलिए उसकी माँ से बहुत खिजलाए हुए रहते थे। उधर पिता का साया सर से उठ गया, तब तो और भी इसका मनोबल बढ़ गया। मतलब यूँ कहें कि बहुत बुरे दिन से पंडित बिरजू महाराज गुजरे थे यहाँ इस हालात में। जिस तरह दर्द में हमारी शारदा सिन्हा ने गाया था, बिहार कोकिला हे माई दुखवा कब हरबू हमारा, ऐसे करके कोई गाय थी। और क्या हुआ अंत में? छठ माँ उनकी दुखवा बिताई छठी मैया, दुखवा मिटाई छठी मैया।
उसी तरह ये हमारे बिरजू महाराज भी फिर उस श्यामा से कहते हैं, क्या कहते हैं, आज प्रिय श्यामा श्यामा भई, एक अजूबा देखी सखी मैं, अति सो चौकित भई, अंकहीं भरी भरी कान राधिके, एक कल रूप भई, लय कान की बांसुरी, अपने करहूँ लई, बार बार लय लगावती, बंसी तान गई, निरखत कब छवि ब्रज श्याम के, राधा श्याम गई। अब कहते हैं कि हे श्याम, जिस तरह दुनिया का दुख हरा है, मेरा भी दुख तू ही हरने वाला है। 50 मुजफ्फरपुर भी गए वो, वहाँ से मुजफ्फरपुर आए अम्मा को लेकर के, बांस बरेली भी, सब जगह जा रहे हैं। सुख के सब साथी दुख में न को, सुख के सब साथी पर दुख में न को। उस समय यह हालत थी कि 50 रुपए भी मिल जाए कहीं से तो बहुत है। पहले की सब पैसे हमारे टाइम तक खत्म हो गए थे, कर्जदार बहुत हो गए थे। बाबूजी किसी से भी भला करने के लिए एक से लेकर दूसरे को दे देते थे। कर्ज मान ले आज मेरे पास कर्ज हो गया तो हम उससे लेकर के उनको, उससे लेकर के उनको दे देते थे। इसी तरह बाबूजी करते थे, कुछ कर्ज हो गया था, मतलब 100 लिए तो 200 दूंगा कहकर, यह इनकी अजीब सी आदत थी। पैसे ब्याज पर ले लेते थे। कौन ले लेते? बिरजू महाराज के पिताजी। जिसमें 25-25 रुपए का 2 ट्यूशन मैंने आर्य नगर में, कानपुर में 2.5 साल रहा, जिसमें 25-25 रुपए का 2 ट्यूशन की मैंने आर्य नगर में। पैदल 3 मिल जाता था, 25 रुपये के वो ट्यूशन करते थे, 2 ट्यूशन। आप समझते हैं ट्यूशन किसे कहते हैं? ट्यूशन इज पावर। इस टाइम एक ऐसा समय आता है तो ट्यूशन ही पावर होता है। उस समय में किससे मांगेंगे? आपसे मांगेंगे तो देंगे, काम करेंगे तो पैसे मिले। और अपने जीवन को ज़रा सोचिए, उस समय 25-25 रुपया। तो मैं अगर पीछे चल के देखूं तो जब मैं जाता था घर में पढ़ाने के लिए तो 40 रुपये मिलता था। हम भी पढ़ते थे तो हमको 40 रुपये मिलता था, देना पड़ता था। तो हम घर जाते थे पढ़ाने के लिए, तब मिलता था। 2-2 ट्यूशन की मैंने आरे, पैदल 3 मिल जाते थे, लेकिन हम पैदल नहीं जाते थे, यहाँ से 4 कदम पर जाना पड़ता था, यही बगल में। और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता तो डर भी लगता था। रास्ते में कब्रिस्तान पड़ेगा तो क्या डर नहीं लगेगा? डर भी लगता था। 10 से 11 साल की उम्र थी मेरी। 50 रुपए में रिक्शे पर खर्च करता तो क्या बचता, और ट्यूशन में नागा हो तो पैसा अलग काट लेते थे। देखिए एक कितने अच्छे कलाकार हैं। ट्यूशन में नागा हो जाए तो पैसा उसका काट लिया जाता था। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। 7 दिन लगातार मेरे घर में ऐसा, मेरी दादी साइड डेथ कर गई थी, तो मैं 7 दिन नहीं पढ़ाया। तो 7 दिन नहीं पढ़ा तो 7 दिन का पैसा काट के हमको मिला। हम कहा तुम भाई हो मेरे, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे। वही ले जाके पैसा फिर रख लो, अगले महीने का देना। शायद हो सकता है 2 चीज़, नागा आपके सामने हम नज़र मेरा झुक जाएगा जब पैसा ले लेंगे, तो ज़रा सोचिए। और दूसरे का कपड़ा हम नहीं पहनते हैं। उसका एक कारण मैं जब अंतिम बार पहनूंगा वही विदाई के समय, अब नहीं, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ी बात थी, खैर शेयर नहीं करूंगा। उसे मैं डांस सिखाता और वह बेचारा मुझे पढ़ा देता। देखिए एक सीताराम बागला करके लड़का था जो अमीर घर का था, तो सीताराम बागला उनको पढ़ा देता था और सीताराम बागले को ये ट्यूशन पढ़ा देते थे, डांस सिखा देते थे। दोनों का कंपेयर हो गया। उसे मैं डांस सिखाता और बेचारा मुझे वो पढ़ा देता। हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ चिंता, कहाँ अम्मा, कहाँ 50 रुपए का ट्यूशन, सब बिखरा हुआ एक फल। इसलिए एक फल हो गया, मतलब पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पाया। अच्छी तरह पढ़ना शायद दिमाग में, क्या कहूँ, रिश्तेदार थे पर झुमक लाल करके, तो अम्मा इसलिए ले गई थी कि कुछ इनाम वगैरह मिल जाएगा, बस यही एक कारण था। वहाँ रहते नहीं, खास प्राप्ति नहीं हुई। जाते हुए मुजफ्फरपुर गए, जयपुर भी गए, वहाँ कोशिश की, मतलब यह प्रोग्राम मिल जाए तो 200-400 रुपये मिल जाए तो कुछ महीने कट जाएं, ऐसी हालत थी। हम लोग रहते भी एक मकान में ही थे पर ऊपर नीचे,
परिवार के साथ रहते थे, लेकिन एगो ऊपर रहता था, एगो नीचे रहता था। ऊपर नीचे चूल्हा शुरू से ही अलग अलग था। महाराज जी का अपना खाना पीना जैसा था। पिताजी के समय से ही दादी पिताजी अलग रहते थे, चाचा अलग, और माँ मारा पीटी और वे मारा पीटी करते थे। कौन मारा पीटी करते थे? चाचा उसका मारा पीटी करते थे। 14 वर्ष की उम्र में जब मैं वापस लखनऊ आया फेल होकर, तब कपिला जी अचानक लखनऊ पहुँचे। बेचारा चारों तरफ से हार मार कर गया, काम धंधा नहीं मिला, बात समझ रहे हैं। तब वो वापस लखनऊ आ गए। वहाँ पे लखनऊ पहुँची, मालूम करने लगा कि लड़का जो है वह कुछ करता है या आवारा सिख। कौन आया? कपिला जी आए थे वापस लखनऊ। कौन आया था? कपिला जी वापस लखनऊ आए थे। तब उसके बारे में अम्मा जी ने, तब कुछ करता है या नहीं वो पता करने के लिए गए थे। वह है कहाँ पूछा। तब अम्मा जी ने दिखाया मुझे कि करते तो हैं, थोड़ा बहुत सीख पाए हैं। तब कपिला जी मुझे संगीत भारती, जो पहले हिंदुस्तान म्यूजिक डांस अकादमी था, वह संगीत भारती लाई। कपिला जी अब बिरजू महाराज को 14 साल का जब उम्र हो गया था, तब कपिला जी अपने डांस म्यूजिक में ले आई। वो कहाँ पढ़ता था? हिंदुस्तानी डांस अकादमी, जहाँ संगीत भारती अब हो गया है, वो लेके चली आई थी। 6 महीने बढ़ गए तो बहुत खुश हुआ। 6 महीने बढ़ गए तो बहुत खुश हुआ, यानी 14.5 साल। उस समय 250 रुपया मिलते थे डांस म्यूजिक अकादमी में। किन को? बिरजू महाराज को सिखलाते थे बच्चों को तब। और रहता था दरियागंज में। एक दुच्छती थी, जैन साहब का मकान था। अम्मा जी को यह दुख कि जैनियों का मकान है, लड़के को प्याज खाने को नहीं मिल रहा। प्याज खाने, जैनी लोग प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, आलू भी नहीं खाते हैं। मछली तो खाता नहीं था, और उसमें छोटी सी जगह तो थी। एक टेबल फैन लिया था। दरियागंज से 5 या 9 नंबर बस पकड़ती थी। अब पूछे कि कितने नंबर के बस पकड़ के वो जाते थे? हाँ, 5 या 9 नंबर बस पकड़ता था। कभी रीगल पर और तो कभी ओडेन सिनेमा के पास उतरता था। वह स्कूल था रिवोली के पास, जो 1 महीने तक रास्ता ही भूल जाता था। कहाँ स्कूल था जहाँ सिखाने जाते थे? रिवोली के पास। वो रास्ते अक्सर भूल जाते थे 1 महीना तक। एक से खंबे हैं चारों तरफ, तो मैं किसी भी सीढ़ी से चढ़ जाता था। बड़ी मुश्किल से फिर निशान लगाया और वहाँ से जाने के लिए प्रारंभ किया। अब चिन्ना, हाँ, ये घड़वा के दौलतिया किराना स्टोर के गलिया में हमारा घर है, बुझे कि नहीं बुझे? एक घटना बहुत सुखदायी रही होगी, सुखदायी रही शुरू से। मैं बाबूजी की मृत्यु के समय से, शुरू से ही उनके पास बहुत कठिनाई रहा। अभी भी वो कठिनाई झेल रहे हैं। अब तो आ गए हैं दिल्ली में। बिल्कुल पैसा नहीं था घर में कि उनका दसवां किया जा सके। अब बेचारा अपने जीवन को पीछे लाते हैं। कहते हैं कि बाबूजी की तो मृत्यु हो गई थी, वो लोग गांडा पहले बनवा लिए थे। बाबूजी की मृत्यु हो गई लू लगने से। अब बाबूजी के पीछे वाले दिन में आते हैं और देखिए कितनी दर्द भरी दास्तान सुनाते हैं। शायद ईश्वर न करे ये दोबारा किसी के पास आए। एक बार मैं थाने गया तो थाने वाले ने कहा, सर ज़रूरत होगा तो फिर आइएगा। मैं कहा, ईश्वर न करे कि मैं आपका दर्शन भी दूं। क्यों? क्योंकि जब कोई मुसीबत आएगा तब ना, ऐसा मारपीट क्राइम होगा तब ना। ईश्वर न करे वो दिन वापस आए। वो भी मैं गया था दूसरे का जमानत करवाने के लिए। हाँ, एक घटना बहुत दुखदायी शुरू से बाबूजी की मृत्यु के समय से। अब वो पुराने दर्द वाले दिन को याद कर रहे हैं। बिल्कुल पैसा नहीं था घर में कि उनका दसवां किया जा सके। दसवां का मतलब वो हिंदू समाज, आर्य समाज से जुड़े होंगे, हिंदू समाज से, हिंदू रीति रिवाज से। 10 दिन के अंदर सोचिए, मैंने 2 प्रोग्राम किए। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हुए। और उन 2 प्रोग्राम में 500 इकट्ठे हुए तो 10वां और 13वां हो गया। अरे जिसका रखवाला ऊपर वाला। मैं यही तो दुनिया को बताता हूँ। तुम कहते हो मैं खिलाता हूँ, कोई किसी को नहीं खिलाता है। न मैं बेटे को खिलाता हूँ, न बेटा मुझे खिलाता है। न मैं आपका परवरिश करता हूँ, न आप मेरा परवरिश करते हैं। कोई मालिक सोचता होगा कि मेरे वजह से खाता है, वो भी 1 नंबर का गधार बेवकूफ़ है। खिलाने वाला तो कोई और है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ उस गधे के प्रमाण में
कि तुम मुझे खिलाते हो, तो बताओ एक छोटा सा बच्चा नन्हा है, उसकी माँ अभी मर गई, क्या वो बच्चा जिएगा या मर जाएगा? जिएगा या मर जाएगा? जीता है कि नहीं? या तो उसका अच्छा ही परवरिश मिल जाता है उसकी माँ से, कोई गोद ले लेता है या किसी तरह से उसका बहुत अच्छा खासा आज तक हमने लाइफ में देखा है परवरिश। तो तुम क्यों अपने पर अहंकार करते हो, मैं ही खिलाता हूँ? छोड़ दो ये घमंड को, तुम मेरे वजह से खाते हो, इतना ही बात समझ लो मेरा। तिनका कबहु न निंदिए जो पायन तर होए, आ कबहु उरी आँखिन परे तो पीर घनेरी होए। तुम जिसे तुच्छ समझते हो तिनका को, अगर वही तिनका पैर आँख में पड़ गया उड़ के, तो मुसीबत का अड्डा बन जाएगा। तो चलिए भाई, 500 रुपए का 2 प्रोग्राम हुआ उनका और 10वां हो गया। बाहर मित्र आदि को भी शायद अंदाज नहीं रहा होगा कि घर में ऐसी हालत है। हाँ, अपने हालत को मत बताना किसी को, संकट आए अपने हालत को मत बताना किसी को, क्योंकि कल तुम्हें हंस देगा। और याद रखो, किसी से 5 रुपये मांगने का भी कोशिश मत करना कि वही 5 रुपया तेरी कमजोरी बताएगा कि इसके पास 5 रुपया नहीं है। हम पड़ोस को जानने नहीं देंगे कि आज मेरे घर में चूल्हा जला भी है या नहीं। यही परिवार में संगति का निशानी है। अभी हो, यह मुझे अच्छी तरह याद है कि पिताजी का मरना, उन दिनों 10 दिनों में मेरा नाचना और पैसे इकट्ठा होना, उनमें से 10वीं 13वीं का इंतजाम हो जाना, यह मुझे अच्छी तरह याद है। उससे बड़ा कष्ट और कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसी हालत में नाचने गया, मेरा ख्याल था कानपुर या देहरादून, उसी जगह लखनऊ में वहाँ आया। नहीं नाचता तो पैसा कहाँ से आता? यह बहुत बड़ा दुखद वक्त था, बहुत बड़ा दुखद वक्त था। खैर बहरहाल जब 14 साल का था तो संगीत भारती आया। 14 साल की उम्र में वो कहाँ पहुँच गए थे? संगीत भारती में। फिर 1 साल हो गया, अब ध्यान बांट रही हैं, 1 साल हो गया तो कहने लगे अब मैं परमानेंट हो गया। उनको 1 साल जब बीत गया तो वहाँ परमानेंट काम मिल गया, जहाँ 250 वेतन मिलता था उनका। मैंने वहाँ 4.5 साल काम किया। संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी कि गुप्ता जी भारतीय नाट्यम मणिपुरी आदि वालों को कहते थे पंक्ति बनाकर ग्रुप में फिट करो, ये करो वो करो। समझते थे कथक में 8 मिनट की रानी करना का सोलो करवा देने से बराबर है। मुझे बहुत दुख होता था। एक कलाकार अगर अच्छा तरह से नहीं सिखाए तो कोई दूसरे को सिखाते देख उसको दुख होगा कि नहीं, कि अच्छा ज्ञान नहीं मिल रहा है। आज मैं देखता हूँ कि मैं जिस चीज़ का विरोध करता था वही आपका हाई स्कूल के टीचर करते हैं। अब जरा वो अपनी औकात देख लें कि जो मेरा विरोध करते थे उनकी कितनी औकात है, मैं सही हूँ या खुद गलत हैं, ये बात को पता चल जाएगा। जब हरस दीर्घ पर मैथ में भी बच्चा को बताया जा रहा है, मतलब मैं उस टीचर को धन्यवाद कहूँगा जो शाहपुर के बस्ती में मैथ के टीचर बन के आए हैं हाई स्कूल में, जो बच्चा की गलती हरस दीर्घ में बताए थे। अगले साल एक मेरा स्टूडेंट था, वो मान लिया कि दीर्घ लिखता, बोले गलती है हटाओ, बोले आओ ऑफिस में, तो कहाँ गलती है बताइए, तो बोले देखो चलो ऑफिस में हम बताते हैं। तो पढ़े वहाँ मान लिया कि अंडरलाइन कर दिए, मान लिया कि हरस होगा। क्लियर? ऐसा सौभाग्य से मिला है। और फिर मैं देखा हूँ इस बार के एक बच्चा को 99 दिए हैं, वहाँ भी दिखाए हैं वही कोई कमी त्रुटियाँ, तो इसे मानना होगा। तो वैसा गुरु बड़ी भाग्यशाली को मिलता है। मेरे समय में राजेंद्र सर, मैं बहुत भाग्यशाली था कि उनका स्कूल में तो मैं नहीं पढ़ा पर उनसे ज्ञान अवश्य लिया। मैं कर सकता और मुझे बहुत करने नहीं देते। वो चाहते थे कि हम बच्चों को अच्छी तरह सिखाएं। तो एक द्वेष न होता है कि अगर ये अच्छा सिखाने लगा तो सब बच्चा इसके पास चला जाएगा, आज न कल सिखाऊंगा, आगे आएगा। मैं ही नहीं कहूँगा कि सीट बुक करवा लो, अब नहीं मिलने वाला है, मेरे पास सीट असल बुक रहता है। इसी में धर्म संकट मैंने छोड़ा, नौकरी दो। करीब 56 घंटे के आसपास लगभग 8 महीने में मैं अलग रहा। मैं लखनऊ का चला गया था, बस ऐसे ही। तब तक शंभू महाराज आ चुके थे भारतीय कला केंद्र में और सुमित्रा जी के यहाँ कर्जन रोड में सिखाते थे माया राव। कर्जन रोड में कौन सिखाते थे? संगीत भारती का कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदा जो मेरे पास अभी भी है, और उस साइकिल को मैं नहीं बेचना चाहता हूँ। हमारे को साइकिल था, उठा के ले गया चोर। किस तरह साइकिल पर मैं याद करता हूँ, किस तरह साइकिल पर मैं चढ़कर ट्यूशन पढ़ाया करता था 50 रुपए की। संगीत भारती की पैसे का काफ़ी नहीं थे। फैमिली में 12 खम्मा रोड पर 2 बच्चे थे, मिक्की और अन्नू। उस समय उनका शादी हो चुका था। बिरजू महाराज के बेटा बेटी का नाम बताइए।
मिक्की और अनु कहाँ है जी? बिरजू महाराज की बेटी आई है आज? ओ बड़ी वाली आई है। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर भी पड़ा था, भीड़ भरा सड़क पर 2 बार गिर गए थे अनबैलेंस होकर। कैसे गिरे थे? हाँ, साइकिल चलाना आता था अनबैलेंस होकर। साइकिल काम चलाऊ आती थी, ठीक से थोड़ी आती थी, बस पैसे को बचाने के लिए वो किस चीज़ से जाते थे? तो अपनी कमाई से वो क्या खरीदे थे? साइकिल। ट्यूशन पढ़ाने किस चीज़ से जाते थे? कहाँ के पैसे से खरीदते थे साइकिल? ट्यूशन के पैसे से नहीं, जहाँ वो काम करते थे उसके तनख्वाह 250 से खरीदे थे। खैर, भारतीय कला केंद्र में आए पूसा रोड पर, वहाँ आए तो वहाँ भी छोटी क्लास मिली, यहाँ भी झमेला वाला क्लास, जबकि मेरे अंदर वो चरण टुकड़े तिहाइयाँ बलखाती कि कोई आवे तो उसे दूं। एक ऐसा गुरु जिज्ञासी थे कि वो चाहते थे कि कोई मेरे पास आए कि मैं वो ज्ञान दे दूं। अरे आज क्या भरोसा, सड़क पर जाए दुर्घटना हो जाता, मेरा सब ही खोपड़िया रह जाएगा, लेकिन मैं तुम सबको दे दूंगा ना तो पूरे भारत में फैलेगा। कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई कहाँ जाएगी और सबको पढ़ाएगी। हाँ, वो कला तो मेरे गुरु का वचन है कि जो उस लायक होगा मैं उसी का दे सकता हूँ, वरना बिल्ली वाली हाल हो जाएगा ना। पहले कहा मुझको भवा, चूहा गया किसके पास? ऋषि के पास। तक ऋषि कहे कि गाय क्या बात है? तो कहा कि मुझे चूहा गया ऋषि के पास, कहा कि मुझे बिल्ली से डर लगता है। तो ऋषि बोले ठीक है, तू बिल्ली भवा। ठीक है, बिल्ली हो गया। तो कहा कि गुरुजी हमको शेर से डर लगता है। तो कहा शेर भवा। तो उसके बाद कहा कि तो एकरे कहे ना साफ कर देना, तो सबसे कह देगा कि हम एकरा शेर बनाए। तो छलांग लगा रहा था किस पर? गुरु जी पर। तो कहे पुनः मुझको भवा, फिर से चूहा हो जाओ। ठीक है, तो हम लोग का कला बहुत डेंजर है, वो किसी के एक ही पंच में जान जा सकता है। इसलिए इस कला को अंतिम बार, मेरी बेटी तो खुद ब्लैक बेल्ट है, मैं तो उसको दिया ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्रोध है, और क्रोध की में आ करके अगर वो इसका इस्तेमाल कर दिया तो टेंशन नहीं लीजिए, आपको नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमको इस्तेमाल करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आज देखते हैं थोड़ा सा के बाद आदमी अहंकारी हो जाता है कि मेरे को बहुत आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ काहे को आएगी? अब 18-20 साल का लड़का, बड़े बुजुर्ग, देखिए 18-20 साल का सिखाने वाला, अब बड़ा बुजुर्ग के पास वो सीख रही थी, कहाँ चला जा सकता है? खैर, उसमें भी रश्मि जी एक लड़की मिली थी। कौन लड़की मिली थी उनको सिखाने के लिए? और रश्मि जी को इतना अच्छा सिखा दिया ना बिरजू महाराज कि सारा लड़कियां खींच के इनके पास आ गई। पूरे मन से सिखाया था, इसलिए भी कि हमको तो और कोई लड़की मिलती नहीं है कि उनको तैयार करेंगे। वो तालीम देखकर जो महाराज के यहाँ भी लड़कियां थी और अट्रैक्ट हो गई वापस। इसलिए कोई कला से प्रेम करता है, कलाकार से नहीं। फिर मैं दोहराता हूँ, कोई कला से प्रेम करता है, कलाकार से नहीं, ये बात याद रखिएगा। और कलाकार सबसे प्रेम करता है, कलाकार सबसे प्रेम करता है। और हमारी तरफ खींचने लगी क्योंकि तालीम जरा अच्छी थी। बस इसके बाद मैं बैले वगैरह की लच्छू महाराज जी ने मालती माधव पहला किया, उसमें असिस्टेंट था। देखिए, बस उसके बाद बेले वगैरह जो लच्छू महाराज ने मालती माधव पहला किया उसमें असिस्टेंट था। जबकि मज़ेदार बात यह है कि उसे एक्शन वगैरह सब, हाँ जिसको पढ़ाई हो गया है, जो वही पढ़े हुए हैं वो जा सकते हैं, क्या कि ज़्यादा ज्ञान बाउंस कर जाएगा। बिरजू महाराज के पिताजी का देहांत कब हुआ था? वो कितने उम्र में थे? बिरजू महाराज 54 साल के थे तब उनके बाबूजी मरे थे। 9.5 जबकि मजेदार बात यह थी कि उसके एक्शन वगैरह सब मैं ही बनाता था अंदर अंदर। और वे कहते थे वहाँ जब आएगा तो बोल देना सबके सामने, चाचा जी यह कौन सा मूवमेंट सिखाया था? मैं तो कहूँगा वो वाला, और फिर तू बना लीजो अपने आप। ये अपना ये अलग से एक डांस भी बना लेते थे कथक का। अब बजाने वाले को हो जाता था प्रॉब्लम, बस तो बनाता था मैं। और देखिए कैसे होता है, ये जो यहाँ बता रहे हैं, प्लीज़ जल्दी बैठ जाइए। ये बहुत अच्छा बिरजू, अरे बैठिए ना मैडम जल्दी। मिस ये बता रहे हैं कि आज के स्कूल वाले 20 क्वेश्चन बताते हैं और 18 क्वेश्चन आ जाता है उसी में से, और कहता है कि 99% लाया है।
मैं खुलेआम कहता हूँ। 20 क्वेश्चन बताते हैं, 20 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें 18 क्वेश्चन वही आ जाता है, शायद 2 क्वेश्चन उसको याद हो या ना हो, जो भी हो। मैं खुलेआम कहता हूँ चैलेंज के साथ। शायद कोई ऐसा स्कूल होगा जो नहीं करता होगा। यही काम बिरजू महाराज को कहा जा रहा है कि तू जब नाचेगा तो हमके बता देना कि कौन सा ताल पर तू नाचेगा, वही ताल में बजाऊंगा, ना तो भरे सभा में बेइज्जती हो जाएगा। लेकिन ये कहे नहीं, अरे हम ही पढ़ाऊंगा, बोल दूं कि तुमको परीक्षा में देंगे तो 99 नंबर किस बात का जी। पूसा रोड में कॉलेज जब शुरू हुआ तो मैं आ गया था, लग रहा है कि मेरे नाम से 315 बन रहा होगा। नीना जी के सामने ही मैंने ज्वाइन किया। केशव भाई और साथ मैं रहते रहते सूप आदि पीते थे। सूप पीते थे आप लोग? सूप पीते हैं आप लोग? सूप फटके वाला नहीं, हाँ पिए वाला। ये बेचारे थे, मुझे तो वह भी नहीं आता था। बस उसके बाद संगीत भारती के ज़माने में अपना होश में कलकत्ते में एक कॉन्फ्रेंस में नाचा हूँ। कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस में बिरजू महाराज नाच किए हैं। उस समय दयाराम जी साथ थे, वही मेरे देख रेख करते थे। इनको ले जाता था रखवाली करने के लिए। वह जो मेरा नाच हुआ, वहाँ से कलकत्ते की ऑडियंस ने मेरी बहुत प्रशंसा की। कलकत्ता में जब एक बार नाचने गए तो वहाँ का ऑडियंस इनको क्या किया, बहुत ख्याति दिया। अच्छा पढ़ाना, अच्छा पढ़ना, अच्छा सिखलाना, अच्छा दिखाना। आप बताइए कहाँ पे उनको अच्छा ख्याति प्राप्त हुआ बिरजू महाराज को? बैला होगा बैग लेके तो मैया कल होगा बेटी हमारे पढ़े जाए थे। अरे नहीं पढ़ना तो जाके ठंडा में बैठ जाओ, कहे को पगला गया ज़्यादा पढ़ने से। हाँ वो डबल चैनल देख रहा होगा। हम बोले वो समझ गई सब। इतनी की नहीं, अब इतनी भी बच्ची नहीं हो कि नाक का नेटा नहीं समझती हो। तमाम अखबारों में छप गया। जब बिरजू महाराज डांस किए तो तमाम अखबार वाले छा गए, तमाम अखबारों में छा गए। मतलब वहाँ से लोगों को पता चल गया कि मैं कुछ हूँ घर का। उस समय की कुछ कटिंग आदि नहीं है, बहुत पुरानी बात है। वहाँ से मेरा लड़का, वहाँ से मेरा एक मोड़ हुआ। अब उस कला इसलिए वो चाह रही कि हम नहीं पढ़े से रहो, ठीक है। जो ना पढ़ता है ना कलम घोंपता है किसी को। एक बात बता दूं, अभी 2 लड़कियां एक साथ पढ़ती थी। आज वो लड़की, देखो चैनल पर बोल रहे हैं, अब हर किसी को पता चल जाएगा। 2 लड़की थी, दोनों फ्रेंड। जब पिंकी को चूटी काटे समिता, ऐसे चूटी काटे समिता, तो बगल वाली होकर कहा कि सर देखिए समिता चूटी काट रही है पिंकी को। बोले पिंकी चूटी काट रही है समिता? अरे समिता कट लू कर पिंकिया कट लू के बोलता सिर्फ वैसे करती थी। मतलब नहीं, आज जो दिल्ली स्कूल में सेलेक्ट हो गई है टीचर में, लाखों रुपया वेतन है। इधर साल 2 साल की बात मैं कर रहा हूँ। तो पढ़ने वाले को कोई कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। यह भारतीय कला केंद्र ज्वाइन करने के बाद, उसके बाद फिर ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कलकत्ते, बम्बई और अब देखिए मद्रास वगैरह वगैरह वगैरह, और धीरे धीरे लोग मुझे चाहने लगे, इज्जत करने लगे। 3 साल जो संगीत भारती में बीते, उसमें मेरा नियत था सुबह 4 बजे उठना। एक अपने आप को जो विद्यार्थी समझता है, अगर टीचर भी अपने आप को विद्यार्थी समझता है तो उसके मन में कभी अहंकार नहीं आएगा। वो सारे क्रियाकलाप वही करेगा जो अपने स्टूडेंट लाइफ में करता है। देखिए बिरजू महाराज कहते हैं नियम सुबह 4 बजे उठना और नागा नहीं। 4 बजे उठना और नागा नहीं, बिना नागा के हर रोज वो 4 बजे उठते थे। अंजलि कौन है वहाँ? अंजलि आप बताइए बिरजू महाराज कितना बजे सुबह उठते थे? पढ़ रहे हैं ना? कितना बजे जी? 4 बजे। उनके साथ परिस्थितियां भी आई, चाहे बुखार चढ़ा हो, चसी हो। सुबह 5 बजे रियाज, 5 बजे रियाज कितने बजे से करते थे? 5 बजे। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक रियाज करना, और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 8 बजे तक रियाज करते थे। 1 घंटे तैयार होकर के क्लास में पहुंच जाते थे। 1 घंटे में क्लास में पहुंच जाते थे। वह 3 साल मैंने खूब रियाज किया, 3 साल गान अध्ययन किए। मतलब यही सोचकर कि यही टाइम है, अगर कुछ बढ़ना है तो अंधेरे कमरे में किया करते थे। जब मैं बाद में थक जाऊं
जब वो थक जाते थे गाते गाते तो साज तथा कभी गिटार, कभी टीयर, कभी हारमोनियम लेकर बजाऊं, मतलब रिलैक्स होने का नाम नहीं लेता था। मिजराब की वजह से तो अच्छा खासा खूब जोरों से, फिर हाथ से, फिर शक्लें बना जैसे डांसर को जिस प्रोग्राम में अगर हास्य मुद्रा में अगर वो डांस कर रहा है तो उस मुद्रा हास्य का होना चाहिए। अगर रोयल मुद्रा में है तो उसका मतलब सारी मुद्राएं उस अवस्था में उसको ढालना होता है। छोड़ दे रहे, घबराइए मत, पैराग्राफ आने दीजिए। डिस्टर्ब करेगा डांस में कोई दोनों आंखें में, देखिए उनके अंदर सितार बजाने का, हारमोनियम बजाने का, तबला बजाने का, इन तमाम कलाएं भरी हुई थी। और भी है, जब मैं गिटार बजाने लगा ऐसे तो थोड़ा शौक के मारे थोड़ा सितार छोड़ा गिटार, फिर बांसुरी मेरी बहुत दिन चली, मतलब शौक के मारे बजाता रहा। जैसे पहले मैं खास करके मैथे पढ़ाता था, ठीक है, उसके बाद जब हनुमान जी खुश हो गए, मतलब भोले बाबा खुश हो गए, तो इंग्लिश छोड़ के सारे पेपर को पढ़ाने लगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। मैंने कोशिश कर रही हूँ। पहले मैं सुनता था कि हिंदी में क्या रखा है, हिंदी में कोई ऐसा कहानी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हिंदी में एक ऐसी कहानी है जो सागर से भी, समंदर से भी गहरा है। चलिए कुछ अभी बहुत सारे चीज़ बचे में, बस मुश्किल से 8 लाइन और है। डागर साहब के ट्रेनिंग में भी अपने ऊपर बजा रहा हूँ, वे नीचे गुनगुना रहे हैं, शौक उसका भी रहा, फिर सरोद चलता रहा। खैर सरोद तो अभी भी मेरा शौक है। तबला मैं शुरू से बजाता हूँ। तो पूछेगा वो कौन कौन सामग्री बजाते थे? तबला, हारमोनियम, बांसुरी, गिटार, ये सभी वाद्य यंत्र बजाते थे। फिल्मी गाने का अगर पूरे मोहल्ले के लोग को खुश किया करता था जब मैं छोटा था। और एक फैमिली भी थी जहाँ मोहल्ले में जो मेरा गाना सुनकर बहुत खुश होती थी, वो खाना पीना भी खिला देते थे। कैसा बुरा वक्त था उस कलाकार का, जरा सोचो। सिंधी फैमिली थी, वो बेचारी मेरी बहुत मदद करती थी। देखिए बड़ा होने पर किसी का एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए किसी को। कभी दाल मखाने की सब्जी जब बने तो चुपचाप लाकर खिला देती थी। उन दिनों मतलब हमारी हालत ऐसी थी कि कोई खिला दे तो अच्छा लगता था। खैर फिर उसके बाद जो तमाम फिर यहाँ से काम करने लगे नए, उसके बाद कहानी तो फिर मालूम पड़ी अपने आप को, कितने बेले दुनिया वाले भर के अलग लोग, हिस्टोरिकल, और फिर विदेशों में भी टूर शुरू हो गया। पहला मेरा ट्रिप था। तो पहला बार वो कहाँ गए थे? विदेश, जिसमें कुमार संभव से लेकर, किसी कहानी में वर्णन है कुमार संभव का बहुत बड़ा कलाकार थे, बहुत बड़ा कलाकार नहीं, कोई कवि भी थे कुमार संभव शायद, लेकर उन लोगों से मुलाकात भी हुआ। तो अभी केवल प्रथम इंटरव्यू में इतना बात किए हैं। फिर आगे रश्मि जी पूछ रही हैं आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? जरा ये भी सुन लीजिए, एक लाइन का है। 27 साल का था तब मैं, बहुत छोटे में, मेरी सब चीज़ें बहुत छोटे छोटे और जल्दी। 27 साल के उम्र में उनको संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, एक सवाल और है, आपकी शादी किस सन हुई थी? वो कह रहे हैं 18 साल में। बस इतना ही मुझे याद है। अगले बार जब आइएगा तो फिर पढ़ा देंगे। जय हिंद, जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।